नमस्कार। मैं प्रोफेसर स्मिता चतुर्वेदी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम एक उपन्यास के रूप में प्रेमाश्रम उपन्यास पर चर्चा करेंगे। प्रेमाश्रम उपन्यास का प्रकाशन सन 1922 में हुआ। इस उपन्यास में जमींदारी समस्या को आधार बनाया गया है और किसानों तथा जमींदारों के पारस्परिक संबंध और आपसी संघर्ष की कथा कही गई है। प्रेमचंद की विशेषता है कि वे अपने समय की समस्याओं को अपने उपन्यास, अपने कथा साहित्य में उठाते हैं, उनकी बारीक पड़ताल करते हैं और कोई न कोई आदर्श से प्रेरित समाधान बताने का प्रयत्न भी करते हैं। हम देखते हैं कि उपन्यास के संबंध में प्रेमचंद के विचार हैं, आदर्श को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। प्रेमचंद का यह मानना प्रेमाश्रम पर सटीक उतरता है। प्रेमाश्रम एक आदर्श को सजीव बनाता है और उसके लिए प्रेमचंद उस समय की किसान जमींदार संबंधी समस्या को बारीकी से उद्घाटित करते चलते हैं। इस प्रक्रिया में किसानों और जमींदारों के अच्छे संबंध और शोषक शोषित संबंध भी हमारे समक्ष खुलते चले जाते हैं। वास्तव में आप देखेंगे कि प्रेमाश्रम उपन्यास का लेखन एक ऐसे दौर में हुआ जब जमींदारों और तालुकेदारों का आतंक था। इन्होंने अंग्रेजी राज का समर्थन पाया, सहयोग पाया और किसानों का शोषण करने, बेगारी कराने और लगान वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन सब से उस समय का कृषक वर्ग आतंकित था, त्रस्त था, उत्पीड़ित था और साथ ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, महामारी, अकाल आदि के रूप में भी उनका प्रकोप चलता रहता था और उन्हें शोषित प्रताड़ित करने के लिए जो कसर बचती थी वो जमींदार पूरा करते। लेकिन एक समय आया कि कृषक वर्ग में जमींदारों के अत्याचारों और शोषण से तंग आकर विद्रोह की ज्वाला भड़की। प्राकृतिक आपदाओं पर तो किसानों का कोई जोर था नहीं, लेकिन जमींदार वर्ग का प्रतिरोध तो वे कर ही सकते थे। प्रेमाश्रम ऐसे ही कुछ विद्रोही किसानों की कहानी कहता है। प्रेमाश्रम में जमींदारों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग पुराना वर्ग है जो नियम और कानून में बंधा हुआ है और किसानों पर अत्याचार करने की अपेक्षा उन्हें साथ लेकर चलता है, उनके दुख सुख में भागी बनता है। लेकिन दूसरा वर्ग अंग्रेजी राज की शह में किसानों का शोषण कर अपने सुख सुविधाओं की वृद्धि करता है और उनका भोग करना चाहता है। अपनी इस अपेक्षा की पूर्ति में वह वर्ग कृषकों की समस्याओं और कष्टों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसे कोई सहानुभूति किसानों से नहीं है। पूरे उपन्यास में आतताई वर्ग के जमींदार ज्ञान शंकर का आतंक दिखाई देता है, लेकिन उपन्यास के अंत में हम देखते हैं कि विजय जमींदारों के उस वर्ग की होती है जो किसानों को साथ लेकर चला है और उनके सुख दुख का भागीदार होकर आगे बढ़ता है। किसानों का विद्रोह अनेक कष्टों और व्यथाओं के बाद अंततः उपन्यास के अंत में उन्हें सुख की भूमि प्रदान करता है और प्रेमचंद ने ऐसे ही कृषक संसार की कल्पना की थी जिसमें किसान अपनी भूमि के स्वयं मालिक हों और उन्हें लगान आदि न देना पड़े। प्रेमाश्रम की कथा पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। प्रेमाश्रम की कथा लखनपुर में जमींदार के आतंक से शुरू होती हुई लखनऊ जाती है, फिर वहाँ से गोरखपुर पहुँचती है और फिर अंत में वापस लखनऊ की खुशहाली की तरफ मुड़ती है। इस पूरी कथा के मूल में लखनऊ के जमींदार ज्ञान शंकर हैं, जिनकी आशाओं का स्वर्ग लखनपुर है। उनकी आशाएं बड़ी बड़ी हैं। अपने परिवार को वो फिर से समृद्धि और सम्मान के शिखर पर ले जाने की कामना रखते हैं और ऐसी कामना रखने वाले ज्ञान शंकर उन सभी हथकंडों को अपनाते हैं जो उन्हें प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य का सबसे बड़ा खलपात्र सिद्ध करता है। लेकिन लखनपुर की स्थिति अब धीरे धीरे बदल भी रही है। वहाँ जो किसान हैं उनमें जागृति आ रही है और विद्रोह की अग्नि भड़क चुकी है और इस विद्रोह की अग्नि की शुरुआत गांव के दो किसान पिता पुत्र की जोड़ी मनोहर और बलराज करते हैं।
वे जमींदार और उसके कारिंदों के अत्याचारों को चुपचाप सहने वाले नहीं हैं। वे विद्रोह करते हैं और उपन्यास के प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि इस विद्रोह की ज्वाला हमें, इस विद्रोह की चिंगारी हमें दिखाई देती है। उपन्यास के प्रारंभिक अंशों में हम देखते हैं कि बड़े सरकार की बरसी के लिए घी की आवश्यकता है। लखनपुर के जमींदार ज्ञान शंकर का हुक्म है कि असामियों को घी के रुपए दो, रुपए सेर का भाव दिया जाएगा, यानी जो मूल घी का भाव है उससे कम, और जबकि बाजार का भाव 10 छटाक का है। मनोहर रुपए लेने और घी देने से इनकार करता है। जमींदार का चपरासी उसके इस कृत्य के लिए उसे धमकाता है। मनोहर विद्रोह कर देता है और उसके इस विद्रोह से जमींदार ज्ञानशंकर क्रोधित होता है, और इसका नतीजा क्या होता है कि जमींदार द्वारा मनोहर पर इजाफा लगान का दावा करना। यहीं से उपन्यास में जमींदार और असामी के संघर्ष का प्रारंभ होता है। यहाँ हमें सन 1921 के अवध किसान आंदोलन का आभास भी दिखाई देता है। इस आंदोलन की मुख्य मांगें भी वही थी जिनका चित्रण जमींदार किसान संघर्ष में प्रेमाश्रम में किया गया है। इसमें बेगार पर रोक, बेदखली पर रोक, गैर कानूनी टैक्स पर रोक मुख्य मांगें थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि प्रेमचंद की विशिष्टता है कि वे अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याओं को लेकर चलते हैं, उन्हें अपने कथा साहित्य में स्थान देते हैं और कोई ना कोई उसका समाधान अवश्य बताने का प्रयत्न करते हैं। अब हम उपन्यास की कहानी पर विचार फिर से करते हैं। उपन्यास में आगे चलकर लखनऊ के जमींदार ज्ञान शंकर की महत्वाकांक्षा का विस्तार दिखाई देता है, और अब उसकी दृष्टि लखनपुर से आगे चलकर लखनऊ की ओर मुड़ती है, क्योंकि यह उसका ससुराल है और यहाँ भी वारिस न होने पर वह पूरी रियासत हथियाना चाहता है। इसके लिए उसे कई स्वांग भी रचने पड़ते हैं। वह अपने ससुर राय साहब के बड़प्पन की ओर आकृष्ट तो होता है, साथ ही समालोचक भी बनता है, समाज में अपना मान सम्मान और आदर करवाता है, और धीरे धीरे जो कथा है प्रेमाश्रम की, वो जमींदार ज्ञानशंकर को लखनऊ से गोरखपुर की तरफ खींच ले जाती है। वह अपनी पत्नी की बड़ी बहन गायत्री के प्रति प्रेमासक्त होता है, लेकिन उसका यह लगाव निश्चल नहीं है। यह भी उसकी उसी लालची वृत्ति का एक षड्यंत्र है। वह गायत्री की संपत्ति भी अपने पुत्र को दिलाना चाहता है, क्योंकि गायत्री का भी कोई वारिस नहीं। अनेक हथकंडे अपनाकर वह उसकी रियासत का मैनेजर बनता है। अगर हम उपन्यास के एक अंश की एक पंक्ति देखें तो उसमें प्रेमचंद लिखते हैं कि उसके यानी ज्ञानशंकर के सत प्रयत्नों, कार्यकुशलता और महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप आय में वृद्धि और व्यय में कमी होती है। यानी गायत्री का जब वो उसकी रियासत का मैनेजर बनता है तो वहाँ पर वो इस तरह के हथकंडे अपनाता है, शोषण के उन तंत्रों का उपयोग करता है जिससे गायत्री की भी आय में वृद्धि और व्यय में कमी होने लगती है। 3 वर्ष तक गायत्री की रियासत में ज्ञानशंकर के कारण हाहाकार मचा रहता है। यहाँ सब ठीक चल रहा था कि अचानक लखनपुर में फौजदारी हो जाती है। लखनपुर वापस लौटकर अत्याचारी जमींदार दैविक विपत्ति से जर्जर असामी जो कृषक हैं उनके घरों में आग लगवाता है और उनके जीवन स्रोत रूपी तालाब का पानी बंद करवा देता है। उनके चरावरों को रोकने का हुक्म देता है। लेकिन ऐसी घोर विपत्ति में अब गांव वाले एक हो जाते हैं। मनोहर और बलराज तो पहले ही अपना विद्रोही रूप प्रदर्शित कर चुके थे, लेकिन अब जो गांव वाले तब उनका साथ नहीं दे रहे थे, अब उनमें एका होता है और वो मनोहर और बलराज के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वे भी जमींदार के शोषण का विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं, और अभी तक जो गांव वाले मनोहर और बलराज की जान के घातक थे, वे अब उनकी बोली में आवाज मिलाने को तत्पर हो जाते हैं। यही नहीं, उपन्यास में आगे चलकर गौस खां की हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा डॉक्टर प्रियनाथ से गलत रिपोर्ट बनवाकर बहुत से गांव वालों को हत्या के आरोप में जब फंसाया जाता है, और साथ ही जिस दिन यह आरोप सुनाए जाने वाला होता है उस दिन गांव वाले विद्रोह कर देते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब उन्हें धमकाते हैं, लेकिन गांव वालों का विद्रोह उस डॉक्टर का भी हृदय परिवर्तन अंततः करता है, और अंततः
उसकी गवाही से आरोपित गांव वालों को छूट मिल जाती है, उनके अनुकूल होती है और वो हत्या के आरोप से बरी हो जाते हैं। यही प्रेमचंद का आदर्शवाद है। हृदय परिवर्तन के माध्यम से वो अपने इस आदर्शवाद को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। वसुतः प्रेमाश्रम की कथा अति बारीकी से उन बिंदुओं और जड़ों की पहचान कराती चलती है जो किसानों के विद्रोह की चिंगारी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक जमींदारों का अत्याचार सहन करने वाले किसान बगावत पर क्यों आमादा हैं? इस प्रश्न का उत्तर उपन्यास को पढ़ने की प्रक्रिया में पाठक को मिलता चलता है। साथ ही इस प्रक्रिया में उस समय के जमींदारों के दोनों वर्गों की पहचान भी होती चलती है। लेकिन इन सब के साथ साथ जमींदार किसान संघर्ष की कथा के भीतर ही भारतीय ग्राम्य संस्कृति के अनेक आयाम भी हमें दिखाई देते हैं। कृषकों, जमींदारों और समाज के अन्य वर्गों का सामाजिक जीवन, रहन सहन आदि भी खुलते चले जाते हैं। उनके आपसी संबंध भी उद्घाटित होते चले जाते हैं। प्रेमाश्रम की कथा का गठन कुछ इस प्रकार का है कि इस उपन्यास में जमींदार और कृषक जीवन से संबद्ध सभी वर्गों के पात्रों का समावेश है। पुरुष पात्रों के साथ साथ स्त्री पीड़ा भी उपन्यास की कथा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रेमाश्रम के पात्र जमींदार वर्ग के भी हैं और किसान वर्ग के भी हैं, नौकरशाह भी हैं और अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती भी हैं। यहाँ जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आप देखेंगे गायत्री, प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर, प्रभा शंकर और राय कमलानंद है। और किसानों के प्रतिनिधि पात्रों के रूप में मनोहर, बलराज, कादिर और विलासी आदि हैं। हाकिम वर्ग में हम देखते हैं ज्वाला सिंह और दयाशंकर हैं। ये सभी पात्र अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमाश्रम के सभी पात्र अपनी अपनी समस्याओं से जूझते हैं और उनका समाधान भी निकालते हैं। कोई आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है तो किसी का हृदय परिवर्तन होता है और वह सन्मार्ग की ओर प्रेरित होता है। प्रेमचंद उपन्यास के संदर्भ में कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इस उपन्यास में भी प्रेमचंद ज्ञान शंकर, राय कमलानंद, गायत्री, विद्या, मनोहर आदि के चरित्र के रहस्यों को परत दर परत हमारे सामने खोलते चले जाते हैं। उनके विचार, उनकी मानसिक स्थिति, उनके चरित्र के विविध पक्षों से हमें परिचित कराते चले जाते हैं। उनके आपसी संबंधों से हमें परिचित कराते चले जाते हैं। और इस पूरी रचना प्रक्रिया में इन पात्रों की मानसिक स्थिति और चारित्रिक विशेषताओं को पहचानना पाठक के लिए बहुत आसान हो जाता है। मूलतः देखा जाए तो प्रेमाश्रम में किसान और जमींदार के संघर्ष की कहानी है। इस संघर्ष के फलस्वरूप प्रेमाश्रम की स्थापना होती है और इसका श्रेय जाता है प्रेमशंकर को। प्रेमशंकर भी जमींदार वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उपन्यास के एक विशिष्ट पात्र हैं और आतताई जमींदार ज्ञान शंकर के भाई हैं। प्रेमशंकर को किसानों से सहानुभूति है। वे किसानों के दुख दर्द को जानते, समझते, बूझते हैं और उसमें भागी भी बनते हैं और जमींदार के अत्याचार और शोषण से टूटे, त्रस्त, उत्पीड़ित किसानों की यथासंभव सहायता भी करते हैं। धन से करते हैं, श्रम से करते हैं और प्रेमाश्रम की स्थापना भी वे किसानों के हित के लिए ही करते हैं। प्रेमशंकर की कृषक समाज के प्रति सहानुभूति इस कारण भी है कि उनके अनुभव का संसार बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। प्रेमशंकर विदेश होकर आए हैं, तभी उन्हें पराधीनता का पूरा ज्ञान है। वस्तुतः प्रेमशंकर के विदेश भागने का कारण ही उनका स्वाधीनता प्रेम था। स्वराज्य आंदोलन में उनके अग्रसर होते ही पुलिस उन्हें झूठे अभियोग का बहाना बनाकर फंसाना शुरू कर देती है। जब प्रेमशंकर को यह जानकारी मिलती है कि उन पर झूठे अभियोग की तैयारी हो रही है तो वे अपने बचाव के लिए विदेश भाग जाते हैं और विदेश जाकर प्रेमशंकर का अनुभव संसार बड़ा होता है और उन्हें एक अलग तरह की अनुभूति और अनुभव प्राप्त होता है। प्रेमचंद उनके माध्यम से स्पष्ट करते हैं और यहाँ प्रेमाश्रम में प्रेमशंकर की पंक्तियाँ हैं, जिन विचारों के लिए मैं यहाँ राजद्रोही समझा जाता था उससे कहीं स्पष्ट बातें अमेरिका वाले अपने शासकों को नित्य सुनाया करते हैं।
बल्कि वहाँ की शासन की समालोचना जितनी भी निर्भीक हो उतनी ही आदरणीय समझी जाती है। प्रेमशंकर के रूप में प्रेमचंद ने एक ऐसे आदर्श जमींदार का अंकन किया है जो अपने सुख की अपेक्षा दूसरों को सुखी करने में विश्वास रखता है, जिसने स्वाधीनता संग्राम में भी अपना योगदान दिया, जिसने स्वाभिमान से जीना सीखा और जो किसानों का शोषण करने की अपेक्षा उनकी यथासंभव सहायता भी करता है, किसानों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करता है। प्रेमाश्रम उपन्यास में यूं तो कोई नायक नहीं है, लेकिन उपन्यास के दो प्रमुख पात्र प्रेमशंकर और ज्ञानशंकर एक दूसरे के मुकाबले खड़े हैं। प्रेमशंकर के माध्यम से हम उपन्यास में कहीं कहीं प्रेमचंद के विचार भी देख सकते हैं। प्रेमचंद उस जमींदारी प्रथा के विरोधी हैं जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई है। इस प्रथा के कारण भूमि पर किसानों का स्वामित्व समाप्त हो गया, जमींदारों को कानूनी अधिकार दे दिए गए। जमींदार वर्ग भूमि को अपनी मर्जी से खरीद या बेच सकता था। इस व्यवस्था में जमींदार और अंग्रेजी सरकार के सारे हित तो सुरक्षित थे, लेकिन किसानों के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगान वसूली जमींदारों के अधिकारों के अंतर्गत आने पर उनके कारिंदों ने किसानों का शोषण करना, उन पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। प्रेमचंद इस व्यवस्था का विरोध कर किसानों को ही जमीन का मालिक बनाने के पक्षधर हैं। उनकी दृष्टि में कृषकों के विकास के लिए जमींदार प्रथा का खत्म होना बहुत जरूरी है। और उपन्यास के अंत में हम देखते हैं कि इसी तरह की व्यवस्था दिखाई देती है, जहां किसानों को अपनी भूमि का स्वामित्व मिल गया है। दूसरी तरफ ज्ञानशंकर प्रेमशंकर के बिल्कुल विपरीत चरित्र का जमींदार है। उसे सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, धन, वैभव की लालसा है। जो सुख समृद्धि पहले जमींदारों को उपलब्ध थी, उन्हीं को वापस पाना उसका मूल लक्ष्य है। और इस लालसा की सिद्धि के लिए, इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए उसे जो भी हथकंडा अपनाना पड़े, उसे उससे गुरेज नहीं है। और जीवन के प्रति हम देखते हैं उपन्यास में ज्ञानशंकर का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। वे जीवन में ऐश्वर्य, विलासता और सुख के उपभोग की कामना करते हैं, और इसी काम की सिद्धि में जितने भी व्यापार इस उपन्यास में ज्ञानशंकर द्वारा किए गए हैं, जितने भी कार्य ज्ञानशंकर द्वारा किए गए हैं, वो इसकी सिद्धि में ही सहायक सिद्ध होते हैं। गांव के किसान यदि उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें अपना मान घटता और अधिकार कम होता प्रतीत होता है। वे दंड से कार्य लेते हैं, इजाफा लगान का दावा करते हैं, किसानों के झोपड़ों में आग लगवाते हैं, उनके जीवन रूपी पानी का तालाब बंद करवा देते हैं, और इस पर भी अगर जी नहीं भरता तो उन्हें जेल की हवा भी खिलाते हैं। जीवन में सुख सुविधाओं के साधन जुटाना और रईस समाज में मान सम्मान का अधिकारी बनना ही ज्ञानशंकर का मूल लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में जो भी आड़े आता है उसे वो मार्ग से हटाते हैं। जमींदारों की एक अलग पहचान यहाँ पर प्रेमचंद हमारे सामने रखते हैं, और उस जमींदारी और किसानी संघर्ष में जमींदार और किसान दोनों के चरित्र हमारे सामने खुलते हुए प्रतीत होते हैं। प्रेमशंकर के रूप में एक अच्छे जमींदार के और ज्ञानशंकर के रूप में एक आतताई जमींदार के। अगर हम कृषक जीवन की बात करें तो मनोहर और बलराज प्रेमाश्रम में लखनपुर के कृषक वर्ग के प्रतिनिधि हैं। यही दोनों पात्र उपन्यास में सबसे पहले जमींदारी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। पूरे लखनपुर के निवासी मनोहर और बलराज के शुरू में विरुद्ध होते हैं, और केवल कादिर मियाँ उनका साथ देते हैं। जिस बेगारी के लिए, जिस अपमान के लिए बलराज उपन्यास के प्रारंभ में जूझता है, उन सब का निपटारा उसके प्रस्ताव ने कर दिया है। और उसका प्रस्ताव है कि कोई भी हाकिम देहात जाकर गांव वालों से किसी भी तरह की खिदमत का काम ना ले, जैसे पानी भरना, घास छीलना आदि। और वो ये भी प्रस्ताव रखता है कि जो रसद दरकार हो वह गांव के मुखिया से कह दी जाए और बाजार भाव से उसी दाम चुका दिया जाए। उसका ये प्रस्ताव अंततः स्वीकृत हो जाता है। और यही नहीं, बलराज जागरूक है। उसने लखनपुर में अपना वाचनालय बनाया है, जिसमें अच्छे अच्छे पत्र भी आते हैं। उसकी मेहनत और नई दिशा से अब ज़्यादा पैदावार होती है। लखनपुर गांव में उसके प्रयत्नों से जागृति आ गई है, और यही गांव प्रेमचंद के सपनों का गांव है।
जहाँ सारी पैदावार लगान और महाजन की भेंट ना हो, अपितु किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। प्रेमाश्रम में हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 5 प्रमुख नारी पात्र भी हैं, और ये हैं गायत्री, विद्या, श्रद्धा, बिलासी और शिवमणि। इसमें गायत्री, विद्या और श्रद्धा का संबंध जमींदार वर्ग से है, शीलमणि डिप्टी ज्वाला सिंह की पत्नी है, और बिलासी गांव के कृषक वर्ग के प्रतिनिधि मनोहर की पत्नी है। पांचों महिला पात्रों के चरित्रों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जमींदार वर्ग से संबंध होते हुए भी गायत्री, विद्या और श्रद्धा तीनों अलग अलग चरित्र की महिलाएं हैं, और बिलासी तो स्ट्रॉन्ग है ही, एक ऐसा चरित्र जो सबसे पहले जमींदार के कारंदों से लड़ाई मोल लेती है और उनसे झगड़ा भी करती है। अब विद्या और श्रद्धा की बात करते हैं। विद्या और श्रद्धा यूं तो जमींदार परिवार से संबद्ध हैं, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। विद्या, जो कि ज्ञान शंकर की पत्नी है और गायत्री की बहन है, लेकिन उसका स्वभाव अपनी बहन गायत्री से बिल्कुल विपरीत है। प्रेमचंद ने विद्या को एक पतिपरायण सरल स्त्री के रूप में चित्रित किया है, जो अपने पति ज्ञान शंकर को भी सरलता और सही मार्ग पर चलने के लिए उद्यत करती चलती है, उसका सुधार करना चाहती है, लेकिन वो अंततः सफल नहीं हो पाती। वह संबंधों में भी ईमानदार और सच्ची भारतीय नारी के रूप में उस रूप का प्रतीक है जो पति के दुर्गुणों को अनदेखा कर केवल उसमें सद्गुण तलाशने का प्रयत्न करती है, और जब उसका मोहपाश टूटता है तब उसके समक्ष मृत्यु के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह जाता। विद्या ज्ञान शंकर की असलियत जानकर विषपान कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। प्रेमचंद की नारी संबंधी मान्यता है। प्रेमचंद कहते हैं, मेरी नारी का आदर्श एक ही स्थान पर त्याग, सेवा और पवित्रता का केंद्रित होना है। त्याग बिना फल की आशा के हो, सेवा सदैव बिना असंतोष प्रकट किए हुए हो, और पवित्रता सीजर की पत्नी की भांति ऐसी हो जिसके लिए पछताने की आवश्यकता न पड़े। प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में श्रद्धा के व्यक्तित्व को ऐसी ही गौरवयुक्त नारी का रचा है जो अपना आत्माभिमान पूरे उपन्यास में नहीं छोड़ती। वो त्याग, सेवा और पवित्रता का केंद्र बनी रहती है। बिना फल के आशा के वो त्याग करती है, बिना असंतोष प्रकट किए वो सेवा करती है, और वो ऐसी पत्नी बनती है जो बाद में अपने किसी भी कृत्य से पछताती नहीं। लेकिन प्रेमाश्रम उपन्यास में यदि कोई विद्रोही चरित्र है, यदि कोई जागरूक चरित्र है, यदि कोई स्ट्रॉन्ग चरित्र है, तो वो है बिलासी। प्रेमाश्रम में बिलासी ही जमींदारों के अत्याचारों के प्रतिरोध में आवाज उठाती है। इतनी आत्माभिमान से भरी किसान महिला इससे पहले के किसी भी उपन्यास में दिखाई नहीं दी थी। उपन्यास पढ़ने के दौरान आप देखेंगे कि बिलासी ने सामंतवादी ताकतों से टकराने की हिम्मत की, और उसने जो कहा उपन्यास में वही हुआ। गौस खां की हत्या का कारण बिलासी, फैजू और गौस खां के झगड़े का कारण या प्रकरण बनता है। बिलासी जमींदार के कारिंदे द्वारा चरावर पर जानवरों को चराने की मनाही के बावजूद भीड़ बनकर अपने मवेशी लेकर वहां पहुंच जाती है, और ये ढिठाई वो इसलिए करती है क्योंकि वो कहाँ जाए अपने जानवरों को चराने के लिए। अगर वो चरावर न जाए तो कहाँ जाए, उसके जानवर तो भूखे मर जाएंगे। गौस खां उसके कारिंदों द्वारा बिलासी के मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस ले जाने की धमकी पर भी वह नहीं मानती, और उसके न हटने पर फैजू उसे धक्का देता है, वह गिर जाती है। गिरने से पहले ही वह गौस खां से स्पष्ट रूप से कहती है, इन जानवरों के पीछे लहू की नदी बह जाएगी, लाशें गिर जाएंगी। यही प्रकरण था जिसने इस पूरे उपन्यास को एक अलग रास्ते पर ले जाने का कार्य किया। यद्यपि उपन्यास में आगे चलकर बिलासी को गांव वालों की उपेक्षा और उपहास का कारण बनना पड़ता है, उनके कटु वचन सहने पड़ते हैं, प्रतिरोध की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो उस युग के समाज में नारी की स्थिति का उद्घाटन है, जो उस युग के समाज में हमें
एक नारी, एक विद्रोही प्रतिरोधी नारी की स्थिति दिखाती है। अपने एक लेख साहित्य का उद्देश्य में प्रेमचंद कहते हैं, साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। प्रेमाश्रम उपन्यास उस युग के किसान जमींदार संबंधों और संघर्षों दोनों का ही यथार्थ अंकन करता है। प्रेमाश्रम की भाषिक योजना भी सूझबूझ के साथ गढ़ी गई है। इस उपन्यास की भाषा में स्थानीय बोली की मिठास भी दिखाई देती है और उच्च वर्गीय औपचारिकता के कारण इसमें एक अलग तरह की औपचारिक भाषा भी दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि प्रेमाश्रम में जमींदार और किसान दोनों ही वर्ग के प्रतिनिधि हैं, और जमींदार भी ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ों के साथ उठते बैठते हैं। किसान ठेठ और देहाती हैं, उनकी भाषा, उनकी बोली में ठेठ देहातीपन झलकता है। यद्यपि सूझबूझ की बातें करना वे भी जानते हैं। कुछ किसान पढ़े लिखे हैं, उनके यहाँ पत्र आता है जिसमें देश विदेश की जानकारी भी रहती है। इन सभी वर्गों के चरित्रों के लिए और उन चरित्रों की जो मानसिक स्थिति है, उनके जो चारित्रिक रहस्य हैं, उनको खोलने के लिए प्रेमचंद ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए गए। प्रेमचंद यहाँ पर उन दोनों चरित्रों के लिए कहते हैं, मनोहर ऐसे उद्दीप्त उत्साह से अपने काम में दत्तचित्त था मानो उसकी युवावस्था का विकास हो गया है। धान के पोलों के ढेर लगते चले जाते थे, ना आगे ताकता था ना पीछे, न किसी से बोलता था न किसी की कुछ सुनता था, हाथ थकते थे न कमर दुखती थी। और बलराज के लिए वो लिखते हैं, बलराज कभी खेत में आता, कभी पेड़ के नीचे जा बैठता, कभी चिलम पीता। एक ही अग्नि दोनों के हृदय में प्रज्वलित थी, एक ओर सुलगती हुई, दूसरी ओर दहकती हुई, एक ओर वायु के वेग से चंचल, दूसरी ओर निर्बलता से निश्चल। एक ही भावना दोनों के हृदय में थी, एक में उद्दाम उच्छृंखल, दूसरे में गंभीर और स्थिर। यहाँ प्रेमचंद मनोहर और बलराज की मानसिक स्थिति का कम से कम शब्दों में विस्तार से वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। प्रेमचंद का यह उपन्यास किसानों के पक्ष में लिखा गया है। ऐसे किसान जो प्राकृतिक आपदाओं के साथ जमींदारी उत्पीड़न का भी शिकार थे, उनके पास कम जमीन है और उसकी अधिकतर पैदावार भी लगान की भेंट चढ़ने के काम आती है। प्रेमचंद ने ऐसे किसानों के भीतरी सत्य को उद्घाटित किया। पाठक ये उपन्यास पढ़ते हुए उस प्रक्रिया की भी बारीक जानकारी प्राप्त करता चलता है जो धीरे धीरे किसानों की और अधिक बदहाली के लिए उत्तरदायी है। प्रेमचंद प्रबुद्ध वर्ग को समाज के असहाय और शोषित उत्पीड़ित वर्ग के हालात बताने वाले, समझाने वाले साहित्य का सृजन कर रहे थे। प्रेमाश्रम से पूर्व किसानों की दशा के संदर्भ में कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं था। प्रेमाश्रम का महत्व इस बात में भी है कि वह इस समाज को एक नई दिशा दिखाने, बताने का भी कार्य करता है। धन्यवाद।